नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अगले महीने उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम की 4 जनसभाओं को लेकर बीजेपी ने तैयार किया प्लान। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए लेंगे संकल्प। हरिद्वार से होगी अभियान की शुरुआत। दून नगर निगम घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा, महिला सफाई कर्मी ने बयां की सच्चाई। 15 की जगह 2000 दिया जा रहा था वेतन। गामा की चुप्पी पर भी उठ रहे सवाल। अंकिता हत्याकांड मामले में फिर गरमाई सियासत, वीआईपी के नाम को लेकर बयानबाजी शुरू। कांग्रेस लगा रही दोषियों को बचाने का आरोप। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले उत्तराखंड बीजेपी राज्य में माहौल बनाने में लगी है। उत्तराखंड बीजेपी ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभाएं प्लान की हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो एक लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो चुकी है। अब बची हुई 4 लोकसभा क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं कराने की कोशिश हो रही है। इसके लिए पीएम से समय मांगा गया है। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 एक लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी हैं और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी भाषा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संकल्प लेंगे। गंगा तट से संकल्प लिया जाएगा। हरिद्वार से संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग करेंगे हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। पूरे विश्व में हिंदी की पहचान, लेकिन अब तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है और इसी को लेकर संकल्प लिया जाएगा। इसकी शुरुआत हरिद्वार से की जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग वो करेंगे। पूरे विश्व में हिंदी की पहचान है, लेकिन अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिला है और इसी को लेकर संकल्प लिया जाएगा। सत्ता मिलते ही कैसे पैसों का बंदरबाट शुरू हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण दून नगर निगम है। 5 साल के कार्यकाल में वेतन के नाम पर 90 करोड़ का खेल चलता रहा और नगर के प्रथम नागरिक सुनील उनियाल गामा चुप बैठे रहे। उनकी चुप्पी ये बताती है कि 5 साल में न सिर्फ पार्षदों ने चांदी काटी, बल्कि मेयर पद संभालने वाले गामा भी अपना खजाना भरते रहे। लेकिन अब गामा के घोटालों के चश्मदीद सामने आने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दून नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा। अब फूटेगा गामा के पापों का घड़ा। सामने आई घोटाले की चश्मदीद, अपनी जुबानी बयां की सच्चाई। मैं सफाई का काम करती थी निगम के काम में, वो भी किसी और की द्वारा, मतलब कोई और नौकरी पे था, उनके द्वारा मुझे लगाया गया था। अब आपको पैसे देते रहेंगे 2000 और आप करते रहना। आपको पता था कि यहाँ से 15,000 रुपए सैलरी मिलती है? हाँ जी पता है। मैंने बढ़ाने के लिए बोला था पासा भैया को, उन्होंने कहा नहीं किसी और का नाम का है, हम ऐसे पैसे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने सिर्फ मेरे 1000 बढ़ाई, उसमें 2000 में 1000। ये महिला सफाई कर्मी है जो दून नगर निगम में चल रहे घोटाले का पूरा सच बयां कर रही है। इस महिला को पार्षद ने नौकरी दी सिर्फ 2000 रुपए वेतन पर और नगर निगम से एक एक कर्मचारी के लिए रिलीज होते रहे 15,000 रुपए। इसी से पूरे 90 करोड़ के घोटाले का सच सामने आ जाता है। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में 10-10 कर्मचारियों की स्वच्छता समितियां बनाई गई। हर एक कर्मचारी को वेतन के नाम पर निगम से 15,000 रुपए रिलीज होते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और निकली। पूरे 5 सालों तक पार्षदों ने बड़ा खेल खेलते हुए या तो सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखा ही नहीं या फिर 10 कर्मचारियों की जगह पर
काम सिर्फ 1-2 कर्मचारियों से लिया, वो भी 15,000 रुपए वेतन देने के बजाय 2-2 हजार रुपए से काम चलाया गया और बाकी का रुपया अपनी जेब में भरा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खेल जब 5 सालों से खेला गया तो घोटाला बड़ा होता चला गया और इसका दायरा पहुंच गया 90 करोड़ तक, जिसे दून नगर निगम में मिलकर खेला गया। इस पूरे खेल में न सिर्फ पार्षदों की भूमिका संदिग्ध है, बल्कि नगर का प्रथम नागरिक सुनील उनियाल गामा की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां करती है। हैरानी की बात है कि पिछले 5 साल से नगर निगम में करोड़ों का खेल चलता रहा, पार्षद अपने मन मुताबिक घोटाला करते रहे और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा को भनक तक नहीं लगी। ये बात कुछ हजम नहीं होती। कहीं इस करोड़ों घोटाले में गामा की मिली भगत तो नहीं, क्योंकि 5 सालों तक करोड़ों का खेल जारी रहा और मेयर साहब चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। क्या उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया या फिर अपना खजाना भरने के लिए गामा चुप्पी साधे रहे? आश्चर्य की बात है कि हफ्ते भर से हम नगर निगम के करोड़ों के घोटाले का मामला प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, बावजूद इसके गामा अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं। नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस पूरे मसले पर पहले से ध्यान दिया जाए, बजाय इसके वो सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाते रहे। और अब जब कार्यकाल खत्म हुआ निगम का तो काला सच सामने आने लगा, तब वो मौन साध गए। लेकिन अब उनके पाप का घड़ा फूटने का वक्त आ गया है। मामले में जांच हो रही है, कई वार्डों में गड़बड़ियां सामने आई हैं और अब इस पर कार्रवाई की बात शहरी विकास मंत्री भी कर रहे हैं। पहले से उस पर बड़ी कड़ाई से काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला माननीय धामी जी की सरकार में न तो स्वीकार्य है और न उसको सहन किया जाएगा। आने वाले टाइम पे इसका जो भी कोई ऐसी स्थिति होगी उस पर हम हर तरह से उस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। फिलहाल सभी वार्डों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 100 में से 88 वार्डों का वेरिफिकेशन हो चुका है, बाकी 12 वार्डों में होना बाकी है। इसके बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने एमएनए साहब को बोला था कि एक बार देख लें कि क्या मामला है और अब तो ये जो अब भुगतान किया जा रहा है वो तो प्रॉपर सत्यापन करके किया जा रहा है और जो पूर्व में अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो एमएनए अपने स्तर पर उसको देखें। वर्तमान में जो हम लोग का जो वेरिफिकेशन कार्य है अभी भी गतिमान है और फिलहाल जो है 88 वार्डों का हमारे पास पूर्ण रूप से जो है उसका वो आगे ही समीक्षा करके उस पर जो है निर्णय ले लिया जाएगा और साथ ही साथ अभी 12 वार्डों को जो है चेतावनी दे दी गई है कि तत्काल जो है अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जो है उसकी फुल डिटेल्स के साथ जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सत्ता की कुर्सी पर बैठकर मलाई खाना इसी को कहते हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा का कारनामा पहले से ही उजागर है। मेयर पद संभालने के बाद से ही वो अपनी जेब भरने का काम करने में लगे रहे। इसके आरोप उन पर पहले से ही लग चुके हैं। गामा की संपत्ति में अंधाधुंध बढ़ोतरी इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में नगर निगम में पिछले 5 सालों में 90 करोड़ का खेल खेला गया, जो कि गामा की ओर इशारा करता है। बावजूद इसके गामा चुप्पी साधे है। हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की लाख कोशिश की, लेकिन ना तो वो फोन उठा रहे हैं और ना ही इस मसले पर बात करने को तैयार है। इस मामले के उजागर होने के बावजूद गामा का यूं चुपचाप रहना उन पर कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल जांच जारी है। देखना होगा कि 5 साल तक नगर के प्रथम नागरिक रहे मेयर सुनील उनियाल गामा की कोई जिम्मेदारी तय होती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के आवास आवंटन की प्रक्रिया को और सरल बनाने की तैयारी है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत यहां घरों के आवंटन की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। उनको जो आवंटन की जो वैसे तो हमने बहुत आवंटन किए हैं, आपके सामने ही कई बार कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन और हम उसमें तेजी लाएं इसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारा मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उसमें हम और तेजी से जनता को उसका लाभ दे सकें। तीसरा विषय रखा है कि जो आवास विकास परिषद है, जो हमारे यहाँ रिक्त संपत्तियां हैं,
तो हमारा उत्तर प्रदेश आवास विकास से जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था, अब हमने उनको 1 माह का समय दिया कि उसमें 1 माह में वो अपना जवाब दें, नहीं तो हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड के वीआईपी के नाम को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती नजर आ रही है। अंकिता की मां का बीजेपी नेता अजय कुमार का नाम लेकर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी ने इस बयान को खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता के परिजनों के पास अगर कोई सबूत हो तो वो कोर्ट में देना चाहिए, ना कि ऐसे वीडियो बनाने चाहिए। पहले दिन से ही कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, उस बिटिया की मृत्यु के बाद इस प्रकार का लांछन उस बिटिया पे ही लग रहा है। और मेरा ये कहना है कि यहाँ की जो मात्र उसको माफ करेगी नहीं। आप पे जो भी तथ्य हो, उनके परिवार लोगों से मेरा निवेदन है कि उनके पास कोई साक्ष्य तथ्य है तो उनको निश्चित रूप से न्यायालय में वो तथ्य रखना चाहिए। वहीं अंकिता भंडारी की मां का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगी है। देखिए, अंकिता भंडारी के लिए जिस तरीके से नित नए रोज फैसले खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से अंकिता के पिताजी ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें भाजपा के नेता का नाम उसमें लिखा गया है और आज तक वीआईपी का नाम ये सरकार खोल नहीं पाई है, तो निश्चित रूप से आज भी यहाँ की जो हमारे राज्य की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आज भी ये जिसे कहते हैं निराशा उनके हाथ में है और उनके दिमाग में है कि आज तक जो हमारी बहन अंकिता भंडारी का जिस तरीके से दुर्दांत हत्याकांड हुआ, उसके जो दोषी हैं उनको अभी तक फांसी सजा नहीं हुई है। वहीं देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस के महानगर कमेटी अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने आरोप लगाया कि सरकार आरोपियों को बचा रही है। देखिए, आज हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। जैसे कि जो पत्र सामने आया है, अंकिता की परिवार के लोगों ने जो पत्र लिखा है जिलाधिकारी को, तो उससे कई चीज़ें स्पष्ट भी होती हैं और कई चीज़ों का उल्लेख होता है। जिस नाम की पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही थी, कौन वीआईपी है वो, और उस नाम ने पूरे प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है, शर्मसार करने का काम किया है। तो उस पत्र में उन्होंने किसी भाजपा के बड़े नेता और आरएसएस के कोई नेता अजय कुमार का जिक्र किया है उस पत्र में। तो हम चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पे हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम को उजागर न करने को लेकर देहरादून में महानगर महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ शव यात्रा निकाली। इस मौके पर महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा कि वीआईपी को लेकर अंकिता के परिजनों ने बड़ा खुलासा किया। इस मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर जो महिला कांग्रेस शुरू से ही न्याय की आस लगाए बैठी है, लेकिन जो मिल नहीं रहा है उस पर सरकार की और अजय कुमार जी की शव यात्रा निकाली है। हमारी मांग है कि जांच हो, जो भी दोषी हैं। जब उनकी मदर ने जो खुलासा किया है तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। कितने बड़े आदमी का नाम लेना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, पर अगर उन्होंने लिया है तो इसमें सत्य है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शास्त्री जी का जीवन संघ के प्रचारक के रूप में बीता। यही नहीं, उत्तराखंड के अलग राज्य की पहल करने वाले भी देवेंद्र शास्त्री ही थे। उत्तराखंड के अंदर हमारे विचारों के वट वृक्ष थे। पहले संघ के प्रचारक के रूप में आपका उत्तराखंड में एक अपना स्थान था। वैचारिक दृष्टि से आज की पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लंबे समय तक शास्त्री जी ने किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र और उनके उस कालखंड के अनेकों जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों ने अपने विचार श्रद्धा सुमन के रूप में यहाँ पर व्यक्त किए हैं। उधम सिंह नगर के गुलरभोज में प्रधानमंत्री योजना के तहत कुला गांव में एक छात्रावास का निर्माण की तैयारी है और इसके लिए केंद्र से 2 करोड़ 65 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा इस 100 बच्चों के छात्रावास का निर्माण अपनी देखरेख में कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत हमारे इस इलाके को, बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र को
एक आवासीय विद्यालय सौगात में दी गई है, जिसकी लागत 2,65,00,000 रुपए इसकी स्वीकृति हो गई है। बहुत दिनों से इसकी मांग थी कि इस क्षेत्र में ऑलरेडी पहले से ही गोपाल नगर, गुलर भोज, ये जनजाति के बच्चों के लिए 2 विद्यालय पहले से ही थे। देहरादून के रिलायंस शोरूम में करोड़ों की लूट को आज पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लूटे गए गहनों की रिकवरी ना होना दून पुलिस पर बड़ा सवाल है। दून कप्तान अजय सिंह आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शहर शहर घूम रहे हैं, लेकिन करोड़ों के सामान की रिकवरी को लेकर पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। दून लूट में एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी, लेकिन करोड़ों के सामान की अब तक नहीं रिकवरी। पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब, लेकिन लूट का सामान अब भी गायब। दून के रिलायंस शोरूम में करोड़ों की लूट को आज पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लूट के सामान की अब तक रिकवरी नहीं हो पाई है। बीते 2 महीने के भीतर पुलिस 11 आरोपियों तक पहुंच पाने में तो सफल हुई, लेकिन करोड़ों का सामान अब तक गायब है। ना तो पुलिस खुद लूट के गहनों का कोई सुराग लगा पाई है और ना ही पकड़े गए आरोपियों से कुछ उगलवा पाई है, जो सीधे तौर से दून पुलिस पर सवालिया निशान है। और ये हाल तब है जब पूरे मामले पर दून एसएसपी अजय सिंह खुद नजर बनाए हुए हैं। घटना की शुरुआत से लेकर अब तक दून कप्तान अजय सिंह मोर्चे पर बने हुए हैं, लेकिन करोड़ों के माल की रिकवरी को लेकर ना तो उनके पास कोई जवाब है और ना ही रिकवरी के मुद्दे पर बोलने में कोई दिलचस्पी। अब दून लूट मामले में पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी शशांक को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। दून पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड पर लेने के बाद आरोपी से पूछताछ में डकैती मामले से जुड़ी कई कड़ियां खुल सकती हैं। मैंने बताया गैंग कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। अब तक 6 स्टेट्स में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जैसे अभी बताया कि इसी गैंग का एक सदस्य विकास है जो 13.5 लाख की डकैती में शामिल था और 8 महीने से उसको पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाए। तो 2 हत्या भी उसने उसी डकैती के दौरान 2 कांस्टेबल की कर दी थी गोली मारकर। तो गैंग ऐसा है कि बहुत दुर्दान टाइप का, इसके बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी इस तरह के हैं कि जो घटनाओं को करता है, जो माल को ले जाता है, जो माल को कहीं और ठिकाने लगाता है, उन सबके बीच में कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब चूंकि गैंग लीडर के एक रूप में हमारे हिरासत में है, तो कहीं ना कहीं जानकारी उपरांत हम इसमें आगे की कार्रवाई करने में, आगे की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। सर एसएसपी साहब, आपकी तत्परता सराहनीय है, लेकिन लूट में करोड़ों के सामान का आखिर क्या हुआ, इसका भी तो जवाब दीजिए। एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी से फिलहाल अभी तक तो कुछ हासिल नहीं हो पाया है और न ही लूट के सामान का कोई सुराग लग पाया है। इस लूट की घटना के बाद से ही आपकी दून पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस की चौकसी के बीच लुटेरों द्वारा सुरक्षा में सेंध जिस तरह से लगाया गया, ये आपके विभाग पर बड़ा धब्बा है। वहीं घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद भी लूटे गए सामान की रिकवरी न होना पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा करता है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ने में भले ही दून पुलिस को सफलता हाथ लगी हो, लेकिन रिलायंस ज्वेलर्स से करोड़ों के लूटे गहनों की रिकवरी न होना दून पुलिस पर सवाल है और ये मामला पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भीमताल में हुई बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि भीमताल से चोरी किए गए 12 तोला सोने के जेवरात के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया शातिर चोर भवाली का रहने वाला वकील है और बरामद किए गए सामान की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, कल भीमताल क्षेत्र में एक चोरी हुई थी, जिसमें किसी घर से 12 तोला सोना जो है वो एक चोर के द्वारा चोरी किया गया था। इसमें भीमताल पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर और 12 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया है और इसमें पूरा जो 12 तोले है वो 100% रिकवरी जो हमारी भीमताल थाने की पुलिस की टीम है उसके द्वारा किया गया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सोना जो है वो बरामद कर लिया गया। हमारी जो टीम है उसको इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 2,500 रुपए का इनाम दिया। रुड़की में शीतलहर का प्रकोप कारोबार पर भी पड़ रहा है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं। कुछ ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अब सवारियां भी नहीं मिल रही हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गए। सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है सर्दी, इस वजह से 300 रुपये कमाते हैं पूरे दिन में, वही किराए में चला जाता है। जो शहर के अंदर में शीतलहर बहुत चल रही है और सर्दी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ रही है।
ई रिक्शा चलाते हैं हम, और काम वाम जो कारोबार बिल्कुल ठप ही हो गया, कम ही हो गया है काम, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी, ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है इधर उधर, सवारी तो मिल नहीं रही है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, थोड़ी परेशानी, दिक्कत है साथ में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अगले महीने उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम की 4 जनसभाओं को लेकर बीजेपी ने तैयार किया प्लान। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए लेंगे संकल्प। हरिद्वार से होगी अभियान की शुरुआत। दून नगर निगम घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा, महिला सफाई कर्मी ने बयां की सच्चाई। 15 की जगह 2000 दिया जा रहा था वेतन। गामा की चुप्पी पर भी उठ रहे सवाल। अंकिता हत्याकांड मामले में फिर गरमाई सियासत, वीआईपी के नाम को लेकर बयानबाजी शुरू। कांग्रेस लगा रही दोषियों को बचाने का आरोप।